साध्वी मीनू ने। परिचर्चा का संचालन किया देशबंधु टीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख साझा। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताइए कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है और आप किस विषय पर और अन्य परिचर्चाएं सुनना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख साझा। इंडिया बहुत तेजी से मोदी सरकार पर हावी होता जा रहा है। ध्यान दीजिए, मैं इंडिया का मतलब इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं, क्योंकि देश का नाम तो इंडिया की जगह केवल भारत करने की जिद किसी भी हाल में पूरी करने में मोदी जी लग गए हैं। और अभी आसियान देशों के सम्मेलन में इंडोनेशिया पहुंचने वाले हैं और आसियान के लिए जो बुकलेट भारत सरकार की ओर से जारी की गई है उसमें द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ है। कल द प्रेसिडेंट ऑफ भारत आपने सुना था, लेकिन कल ही इस बुकलेट को भी सामने लाया गया था। और जो बात अभी कह रहा हूं, थोड़ी देर तक कहता रहूंगा, वो सारी बातें कल की होंगी। आज की बात जो है वो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तब आज की बात भी करेंगे। थोड़ा कल को रिकैप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कल जब हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो इंडिया बनाम भारत की बात कर रहे थे या भारत बनाम इंडिया की बात कर रहे थे, या आर्टिकल 1 जो है संविधान का जिसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत, उसकी बात हम कर रहे थे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी प्रेसिडेंट ऑफ भारत के बाद अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत विदेशियों के सामने पेश किया जा रहा है। इसमें उन्हें समझने में उलझने हो सकती हैं या उलझने हो या इंडिया की सियासी उथल पुथल का एहसास हो विदेशियों को, इससे कोई फर्क शायद मोदी सरकार को नहीं पड़ता है। वैसे भी जो ये मानकर बैठे हैं कि हम ही विश्वगुरु हैं, उनके सामने कोई भी तर्क कहां काम आता है दोस्तों, आप तो जानते ही हैं। हम ही सर्व हैं, हम ही ब्रह्म हैं और हम ही सब कुछ हैं। अगर ऐसा रहे तो फिर तो बात ही कुछ और होती है ना, तो फिर यहाँ तर्क की बात नहीं होती है, तर्क की बात करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मोदी सरकार को इस बात से फर्क भी जरूर पड़ेगा कि इंडिया बनाम भारत का गैर जरूरी मुद्दा खड़ा करने से उनकी अपनी छवि जरूर प्रभावित होगी। मोदी को इस बात से भी फर्क पड़ सकता है कि विदेशों में प्रायोजित तरीके से मोदी मोदी करवाने के बावजूद उनकी वैसी डिमांड नहीं बन पाई है जैसी डिमांड राहुल गांधी की बन गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं में उनसे चर्चा करने के लिए, उनसे सवाल जवाब करने के लिए और उनके भाषण को सुनने की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत बढ़ती जा रही है। इस बात का खुलासा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने डीबी लाइव से एक विशेष चर्चा में किया है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी अभी 4 यूरोपीय देशों की यात्रा पर निकल चुके हैं। बेल्जियम, नॉर्वे, नीदरलैंड्स और फ्रांस में उनके कई कार्यक्रम हैं और कई थिंक टैंक, यूनिवर्सिटीज और सामाजिक संगठनों की मांग है कि राहुल गांधी उनसे चर्चा के लिए वक्त निकालें। आइए जरा सुन लेते हैं। आज ही हमारे साथी प्रशांत टंडन जी ने सैम पित्रोदा से लंबी बातचीत की है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा आपको सुना रहा हूं यहां पे, और उसमें भी ये जो डिमांड राहुल गांधी की विदेशों में कैसे बढ़ रही है उसका जिक्र कर रहे हैं सैम पित्रोदा। जरा सुनिए। एक आखिरी सवाल आपसे कि नॉर्वे, नीदरलैंड्स, ट्रम्प 5 क्षेत्रों में वो जा रहे हैं, फ्रांस, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है कोई, और यूनिवर्सिटी को भी एड्रेस कर रहे हैं राहुल गांधी। तो और भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो राहुल गांधी की विदेशों में छवि या विदेश यात्राओं से भारत में छवि में कोई आपके हिसाब से क्या अंतर पड़ा है पहले और अब में? देखिए, राहुल गांधी इज वेरी पॉपुलर ऑन यूनिवर्सिटी कैंपसेस विथ थिंक टैंक्स, विथ लोकल पॉलिटिशियंस। राहुल गांधी हमेशा हमसे कंप्लेन करते हैं कि हम बहुत सारे प्रोग्राम रखते हैं उनके लिए, लेकिन डिमांड उतनी ज्यादा है कि एक देश में रोज के 10 प्रोग्राम अगर रखे ना तो भी कम है। As soon as people find out that Rahul Gandhi is coming to Paris, we start getting calls from universities, think tanks, politicians, सबको मिलना है उनसे। सो उनकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते सबको जी। सो हम 4-5 प्रोग्राम रखते हैं, वो भी ज्यादा है।
और फिर लोग हमसे कंप्लेन करेंगे कि आप कंट्रोल करते हैं, आप हमें मौका नहीं दिया, मैं क्या करूं। सो हिज डिमांड इज वेरी हाई। और कोई भी प्रोग्राम में आप जाइए, जैम पैक रहता है प्रोग्राम, अंदर आप एंटर नहीं हो सकते। जी जी। तो राहुल गांधी की डिमांड जो है वेरी हाई, बहुत ज्यादा डिमांड में राहुल गांधी हैं। कोई भी प्रोग्राम में आप जाइए तो जैम पैक उनका प्रोग्राम होता है, हॉल खचाखच भरा हुआ होता है, ये कह रहे हैं यहाँ सैम पित्रोदा, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। और आप जानते हैं कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के पिता, राजीव गांधी के साथी, और अभी राहुल गांधी ने अपने गुरु की तरह भी देखते हैं। तो उधर विदेश में राहुल गांधी की लोकप्रियता से जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है, उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है, उनकी डिमांड बढ़ रही है, और इधर बीजेपी परेशान हो रही है। वैसे देश में भी दोस्तों राहुल की धूम खूब है। कल भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ है और इस मौके पर कांग्रेस कई कार्यक्रम कल कर रही है। खास बात यह है कि दिल्ली में G20 का सम्मेलन जा रहा है। बीजेपी चाहती तो इस मौके का सही इस्तेमाल कर अपनी और देश की छवि, यानी दोनों की छवि दुनिया की निगाह में मजबूत कर सकती थी, लेकिन दुनिया देखेगी कि हमारे देश में तो नाम के ऊपर झगड़ा हो रहा है। सनातन धर्म का मुद्दा खड़ा कर दिया गया है और इसके साथ संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया है, लेकिन विपक्ष के सांसदों को यही नहीं पता है कि इस सत्र का एजेंडा क्या होगा। देश में ऐसे गैर जरूरी मुद्दे खड़े करके मोदी जी आसियान की बैठक में शामिल होने के लिए निकल गए हैं, लेकिन जकार्ता गए हैं, इंडोनेशिया की राजधानी आप जानते हैं, लेकिन उससे पहले अपने मंत्रियों को एक बैठक में हिदायत दे गए जाते जाते नरेंद्र मोदी जी कि सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के बयान का सही से जवाब दिया जाए। और इतना ही नहीं, मोदी जी ने अपने भी मंत्रियों को यह भी समझा दिया, अपने मंत्रियों को, कि इंडिया बनाम भारत पर बयानबाजी न करें, इंडिया बनाम भारत पर बयानबाजी न करें। देखिए, ये मोदी जी समझा के गए हैं। अब यहां से बात आगे बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा और आगे अपनी बात रखता हूं। अब देखना यह होगा दोस्तों, क्या मोदी जी के मंत्री उनकी बात सुनते हैं या बीजेपी अपने नेताओं को चुप करा सकती है, क्योंकि कल ही संबित पात्रा ने एक ट्वीट करके प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत वाली बुकलेट को देश को दिखाया है, क्योंकि बीजेपी नेता खुश हैं कि चुनाव से पहले एक ऐसा मुद्दा उन्होंने खड़ा कर दिया जो विपक्षी मोर्चे यानी कि इंडिया का मुकाबला कर पाएगा। इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी थी, लेकिन बीजेपी का यह मुगालता शायद चुनावों में देर से आने के कारण जो चुनाव हो सकता है, तो ये मुगालता जो है शायद चुनाव के समय में दूर हो जाए, लेकिन अब भावनाओं के सहारे बहुत दूर तक चलना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी बीजेपी के छोड़े हुए शिगुफे या बलून कह लें, जिसकी चर्चा हम बार बार करते हैं, बहुत जल्दी ध्वस्त हो जाते हैं। जैसे संसद के विशेष सत्र का शिगुफा मोदी सरकार ने छेड़ा कि देश इसी चर्चा में लग जाएगा। इस सत्र का कोई एजेंडा भी मोदी सरकार ने सामने नहीं रखा और देश को कयास लगाने के लिए छोड़ दिया, जिस पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने आज एक तंज भरा ट्वीट किया है। उस ट्वीट में डेरेक ओब्रायन ने जो ट्वीट किया, ये देखिए जरा ट्वीट। लिख रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कॉल्स अ स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, हियर इज द एजेंडा। ये जो एजेंडा है, नीचे एक खाली पन्ना है। मोदी सरकार के एजेंडे पर यह बड़ी चोट है दोस्तों, क्योंकि इसके जरिए कहीं ना कहीं यह संदेश भी देने की कोशिश विपक्ष ने की है कि मोदी सरकार लोकतंत्र में जो खालीपन कायम कर रही है, उसे भरने का बीड़ा विपक्ष ने उठा लिया है। शायद कुछ ऐसा ही है भी जिस पर मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तंज कसा है, और तंज भरा एक शेर अपने भाषण के दौरान उन्होंने पढ़ डाला है। और ये जो भाषण दे रहे हैं नितिन गडकरी, ये राजस्थान में भाषण दे रहे हैं। केंद्र और राज्य के संबंध हैं, चीन सीमा विवाद है, और सामाजिक सद्भाव के साथ ही अडानी मुद्दे पर भी जेपीसी की मांग शामिल है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को एक खत लिखकर विशेष सत्र के एजेंडे पर खुलासे की मांग भी की है। तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। आइए आज न्यूज पॉइंट में इन तमाम बातों की चर्चा करेंगे और समझेंगे कि किस तरह लोकतंत्र से खिलवाड़ मोदी सरकार पर भारी पड़ सकता है। इंडिया बनाम भारत और सनातन के मुद्दे से लाभ उठाने की फिराक में लगी बीजेपी को इंडिया से मिल रहा है बड़ा झटका, और उधर राहुल गांधी की बढ़ती डिमांड के आगे क्या पस्त होते जा रहे हैं मोदी जी। तमाम सवाल यहां पे हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये रोज रोज एक बलून छोड़ने का क्या कारण है। 31 तारीख से लेकर आज 6 तारीख को जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं,
6 सितंबर 31 अगस्त की बात कर रहा हूं। जब से अदानी का नाम सामने आया, कुछ न कुछ वन नेशन वन इलेक्शन, सबसे पहले संसद का विशेष सत्र, उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन, रोज कयास लगाए जा रहे हैं। आज एक विशेष सूत्र से बात कर रहा था मैं कि आखिर होने क्या जा रहा है, तो उनका कहना था कि ये सब आप लोगों के लिए है। प्राइम टाइम डिबेट में ऐसे मुद्दे आप उठाते जाइए। 18 तारीख तक आपके पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, और 18 से 17 तक, और 18 से आपके सामने सब कुछ वही होगा जो आज आप खबर सुन रहे हैं। यानी पूजन पाठ में आप भरोसा अगर करते हैं तो कीजिए, और प्रसाद खाने के लिए ज़रूर आइएगा। चलिए, प्रसाद हम खाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनके प्रसाद से को आप तक पहुंचाते हैं। आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत करता हूं। मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ दीपक पाचपोर जी हैं, हमारे साथ प्रमोद अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और देखिए कितनी सारी चीजें दोस्तों बदल जाती हैं। कल चर्चा भारत और इंडिया की कर रहे थे, आज हम चर्चा गृह प्रवेश की करेंगे। आज हम चर्चा गणेश चतुर्थी की करेंगे। आप सबको पता होगा कि गणेश चतुर्थी जो है लोकमान्य तिलक के द्वारा, और शिवाजी और गणेश चतुर्थी ये दो एक ऐसा उत्सव मनाया गया जो भारत की आज़ादी में लोगों को एकजुट करने में काफ़ी मददगार साबित हुआ। और धीरे धीरे ये महाराष्ट्र, हमारे दो साथी यहाँ महाराष्ट्र की राजनीति को, महाराष्ट्र को बहुत नज़दीक से जानते हैं। मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, महाराष्ट्र में क्या कुछ होता है, गणेश चतुर्थी कैसे वहाँ फेमस है। और दूसरा हमारे साथी दीपक पाचपोर जी हैं, इनका भी लंबा समय गुजरा है महाराष्ट्र में। इन दोनों से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया ये गणेश चतुर्थी। और अब गणेश चतुर्थी को हम 19 तारीख को और याद करेंगे। चलिए स्वामी जी आपके पास आता हूँ। आज नया बलून है, गणेश चतुर्थी है, जरा इस बलून को कितनी ऊपर तक ले जा सकते हैं, जरा लेके चलते हैं, देखते हैं कहां ये ध्वस्त होता है या कहां सफल होकर ऊपर से नीचे आता है। चंद्रमा तक पहुंच जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहां इंतजार कर रहा है रोवर जो है प्रज्ञान। नीचे अभी शांत बैठा है क्योंकि 238 डिग्री माइनस में तापमान है अभी चंद्रमा पे। और साथ साथ यहाँ हमारे जो इसरो के साथी हैं वो भी आई की जगह पे बी कभी ना हो जाए उसका इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं आई को बदल के बी कब कर दिया जाए, इसरो क्या हो जाएगा पता नहीं। चलिए खैर, स्वामी जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही स्वामी जी की, कोई और इश्यू है शायद। कोई रिकनेक्ट कर लीजिए स्वामी जी, कोई बात नहीं। मैं मीनू जैन जी के पास आता हूं। मीनू जी, अभी आपका जिक्र कर रहा था, और सबसे बड़ी बात कि गणेश चतुर्थी का अगर जिक्र हो तो महाराष्ट्र का जिक्र खुद ब खुद आ जाता है। और यहां हम दिल्ली में अब एक गणेश चतुर्थी के दिन सेंट्रल विस्टा में संसद भवन के नए संसद भवन में नई कार्यवाही को सुचारू रूप से चलते हुए देखने वाले हैं 19 तारीख को। क्या कहेंगी? कल तक हम चर्चा कर रहे थे इंडिया बनाम भारत। आज कई सारे बीजेपी के नेता, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, इन लोगों का आज बयान आ चुका है कि कोई भी इंडिया को बदलने नहीं जा रहा है, इंडिया और भारत रहेगा। आप देख चुकी होंगी, जरा आपका ठीक। जी राजीव जी, देखिए जब अपन कभी पहले जमाने में ट्रेन में सफर करते थे या घरों में कोई फंक्शन होता था तो खाली बैठे होते थे, तो होता था कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करें अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। तो ये मोदी जी ने ये अंताक्षरी का खेल शुरू कर रखा है देश के अंदर। कभी उसमें इंडिया लगा देते हैं, कभी वन नेशन वन इलेक्शन लगा देते हैं, कभी उदयनिधि मारन के पीछे पड़ जाते हैं। अभी ये गणेश चतुर्थी का नया है। बड़ी अच्छी बात है कि आप करवा रहे हैं गणेश चतुर्थी पे उद्घाटन, और जिस तरह की हिंदू परंपराओं को ये मानने वाले लोग हैं, पंचांग के हिसाब से करने वाले लोग हैं, तो स्वामी जी ज्यादा बेहतर इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। लेकिन मैंने तो नहीं सुना कि इस तरह के गृह प्रवेश इस मुहूर्त में होते हो गणेश चतुर्थी के दिन, मैंने तो कभी नहीं सुना। सेकेंडली, इसी तरह इन्होंने राम मंदिर का वो किया था शिलान्यास, कोई मुहूर्त नहीं था, मलमास बता रहे थे कि जिसमें इन्होंने उसका शिलान्यास किया था।
तो इनका क्या है कि सहूलियत से ये सहूलियत से ये रामनामी ओढ़ लेते हैं और सहूलियत से उसे उतार के रख देते हैं। तो अब इनको लग रहा है कि मैं इसमें ही कर लूं, ये जो उद्घाटन कर लूं। देखिए, असल में मेरा मानना ऐसा है कि ये जो सारा इन्होंने इंडिया और ये भारत और वन नेशन वन इलेक्शन सब जो कुछ करके देखा, इन्होंने काफी सारे जो टेस्ट बैलून आप बोल रहे हैं कि इन्होंने छोड़े, वो सब फुस हो गए हैं। तो इन्हें अचानक सूझा कि आप ये घोषित कर दीजिए कि आपका ये सेशन होगा संसद का। तो उसमें प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री है वो ट्वीट करके बता रहे हैं, और ये नहीं बता रहे हैं कि एजेंडा क्या है। मतलब बच्चों की तरह कि मैं नहीं बताऊंगा, पीछे छुपा लेते हैं बच्चे बॉल कि मेरे पास है, मैं नहीं दिखाऊंगा। तो बच्चों की तरह से करके, और फिर उसमें अचानक से ये आ जाता है कि भाई आप इसमें तो गणेश चतुर्थी को गृह प्रवेश हो रहा है। किसी ने ये कहा है कि भाई नई संसद में ये ट्रायल होगा, पेपरलेस होगी नई संसद, उसका ट्रायल किया जाएगा। इसके लिए ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया है, और ये सबको उस वक्त वो देंगे सरप्राइज। मोदी जी, उनको सरप्राइज देने की आदत है। वो आई स्पाई खेलते हैं ना कि धप्पा मार दिया, ये वाला ये खेल है कि वो लोग, मतलब लोग ऐसा कि शॉक्ड रह जाएं एकदम से, अरे ये क्या कर दिया मोदी जी ने, पेपरलेस संसद की ट्रायल चालू कर दिया। तो ये बच्चों वाली तरकीबें हैं, क्योंकि वो देखिए जो इंडिया नाम से जो गठबंधन बना है, उससे इतनी बुरी तरह से हड़बड़ा गए, उन्होंने अपना कंपोजर, अपना पॉज, अपना पॉइज सब खो दिया। मतलब जिस चीज के लिए वो जाने जाते थे कि भाई कुछ भी हो रहा हो, उनका बाहर से ऐसा फसाड बना रहता था कि ये तो बड़े स्थिर है, बिल्कुल इनको कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी जी इज रैटल्ड, डीपली रैटल्ड। उनको अब ये लग रहा है कि हार सामने खड़ी है। तो उसके लिए इन्होंने ये भी छोड़ के देखा टेस्ट बैलून इंडिया और भारत का, वो भी फेल हो गया। जितनी इस इंडिया और भारत की भद पिटी है, और लोगों ने जिस तरीके से इसको हर एक सर्वे में ये किया है, कंडेम किया है, उससे उनको समझ में आ गया। जो भेड़े गिनने का उनका प्रोग्राम था, वो चरवाहे ने भेड़े गिनी तो इस बार कम है भेड़े। उससे पहले उनकी भेड़ें कम हुई थी उस भाषण में जो उन्होंने मणिपुर के भाषण दिया था। तो अब उनको अभी और क्या करेंगे, वहां मन थोड़ी लग रहा होगा जकार्ता में मोदी जी का, मन तो यही पड़ा होगा कि पता नहीं क्या नया हो जाए और कुछ हो ना जाए, और वहां से भी बाज नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। देखिए, देश में इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है G20 का, जिसकी कि बरसों से पूरे साल से तैयारी कर रहे थे। जब वो शुभ घड़ी आ गई इनकी, तो क्या हो रहा है, मतलब हद है भैया बेवकूफी की भी, हद दर्जे की, कि जो आप जिसके लिए साल भर से इंतजार कर रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं, और उस टाइम आपने क्या मुद्दे देश में छिड़वा रखे कि राहुल गांधी का अपनी बहन से क्या सब उन कंफ्यूज कर रहे हैं विदेशियों को, आने वालों को, कि वेदर इट इज इंडिया और भारत। तो और देश की राजनीति में उबाल आया हुआ है। मतलब किस तरह का, ना तो ये घर के मोर्चे पे तो फेल हो ही रहे हैं, आप विदेश नीति के मोर्चे पे पहले ही फेल थे, और जो आपका पहला लिटमस टेस्ट होने वाला था एक राजनेता के तौर पे, स्टेट्समैन के तौर पे, उसमें आप टोटल फेल। मतलब 10 में से 0 नंबर है आपका। तो किस मुंह से मोदी जी बिल्कुल फेल हो गए, और अंत समय में आके फेल हो रहे हैं। अपने जो इनके शासनकाल का जो अंत आने वाला है, उसमें ये फेल हो रहे हैं। लेकिन मतलब हार अब भी नहीं मानी है। अभी आप सुन लीजिएगा कि G20 खत्म होते ही फिर क्या करेंगे। रही सही कसर आज सोनिया गांधी जी ने निकाल दी है। उन्होंने पूछ लिया है भाई कि बगैर एजेंडा की किस बात की बुला रहे हो आप, हमें बताओ तो सही। उन्होंने इनफैक्ट उनको एजेंडा दे दिया, 9 पॉइंट्स जो हैं, उसमें सारे मुद्दे उन्होंने कवर कर दिए कि जो देश को इस टाइम खाए जा रहे हैं मुद्दे, कि भाई इसका जवाब दीजिए। वो मानेंगे तो नहीं, उनको तो पेपरलेस ट्रेडिंग की, वो पेपरलेस उसका संसद का शायद वहां अभ्यास करना है, तो वो करवाएंगे। वो 1 घंटे की संसद होगी, उसी में हल्ला गुल्ला संसद की तरफ से होता रहेगा। ये अपना जो इनको करना है वो एजेंडा करके ये एक तरफ निकल जाएंगे। बट इस देश का जिस तरीके का यहाँ पे अराजकता सी पैदा हो गई है और एक घबराहट पैदा हो गई है। देखिए, मैंने आज तक कभी मुझे चिंता नहीं हुई इस देश के भविष्य को लेकर, लेकिन जब से ये इंडिया और भारत वाला प्रकरण हुआ, तब से बहुत गहरी चिंता है कि इस देश में कुछ भी हो सकता है। कल को मोदी जी खुद को राजा घोषित कर सकते हैं इस देश का, सेंगोल स्थापित कर ही दिया है उन्हें।
बाकी वो राजदंड लेके बैठेंगे और वहां स्पीकर की चेयर पे मोदी जी बैठे हुए मिलेंगे आपको नई संसद में। तो कुछ भी हो सकता है, संविधान सस्पेंड भी हो सकता है, संविधान को बदलने की बात भी कर चुके हैं। मतलब क्या नहीं करते हैं, एवरीडे अंताक्षरी में लगा रखा है पब्लिक को। आप उधर से गाना गाएंगे, हम इधर से गा के बताएंगे कौन बीट करता है किसको, लेकिन बीट हो रहे हैं हर बार। जी राजीव जी कल भारत और इंडिया की बात हो रही थी, आज कह रहे हैं नहीं, इंडिया भी है भारत भी है। चलिए अच्छी बात है, इंडिया भी है और भारत भी है। और एक नई बात आज है, नया बलून है, और वो है कि गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में प्रवेश होगा। गृह प्रवेश जिसको कहते हैं दोस्तों, वो करेंगे। और 18 तारीख से संसद की शुरुआत हो रही है। विशेष सत्र 5 दिनों का होगा, 18 से 22 तारीख तक। और 18 को पुराने संसद भवन में, जो गोल आकार का है, आप सब जानते ही हैं। और नया जो बना हुआ है उसमें 19 तारीख को प्रवेश करेंगे। गणेश चतुर्थी है इसलिए। क्या गणेश चतुर्थी के कारण ये विशेष सत्र बुलाया गया है? अगर ऐसा है तो पहले बता देते कि एजेंडा कुछ भी नहीं है, हमको प्रवेश करना है। लेकिन क्या सिंगोल का मामला और उसमें विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार किया था, इसीलिए ये सब करना पड़ा कि अभी एजेंडा नहीं बताएंगे, और लेकिन हाँ आपको विशेष सत्र में आना है। स्वामी जी, क्या ये भी एक चक्कर हो सकता है? क्योंकि याद कीजिए कि जब उद्घाटन किया गया था सेंट्रल विस्टा का, नए संसद भवन का, उस वक्त बहिष्कार करने का कारण मुख्य रूप से यह बताया गया था कि राष्ट्रपति को आपने नहीं बुलाया। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति की बात कही थी कि भाई संसद का, हिंदुस्तान का, आपकी जो सरकार है उसका सर्वे सर्वा कोई अगर है तो राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति को ही आपने नहीं बुलाया। अपने मन से अपने लिए खुद ही आपने उद्घाटन कर लिया। अब अगर ऐसा कहते कि नहीं, अब उसमें गृह प्रवेश करने जा रहे हैं हम, अब वहां पहले सदन का, और चाहते हैं कि इसी दिन हो, क्योंकि अभी विंटर सेशन तो सामने है, विंटर सेशन में कर सकते थे, उससे पहले आपकी सरकार तो कहीं जा नहीं रही है। और जैसा मीनू जी कह रही हैं, कुछ भी कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अभी ही बुलाने का क्या कारण हो सकता है स्वामी जी? देखिए राजीव जी, आज आपने शुरू में कहा कि गणेश चतुर्थी पे और जो मोदी जी बात कह गए हैं आज इस पे चर्चा करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यही विषय मेरा सबसे प्रिय विषय है। देखिए, जब हम गजानन की पूजा करते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं, हम कहते हैं गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्त जम्ब फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। शोक का विनाश करते हैं भगवान गजानन, और ये जो उनका नाम लेके गणेश चतुर्थी का नाम ले रहे हैं, ये केवल देश की जनता को शोक देते हैं, संताप देते हैं। 2-3 पूंजीपतियों को छोड़ के ये केवल संताप देते हैं। दूसरी बात, जैसे आपने बताया कि जब विदेश यात्रा पे गए तो अपने मंत्रिमंडल से कहे गए कि सनातन धर्म पे जरा बात कीजिए, जो स्टालिन जी के पुत्र ने कहा है। राजीव जी, मेरी रग रग में सनातन धर्म बहता है। अगर आप सनातन धर्म का अच्छा मूल्य देखना चाहते हैं तो मेरे घर कभी आइए, आप देखिए सनातन धर्म होता क्या, ऐसा होता है, आप भी सनातन उसे महसूस करते होंगे। लेकिन सनातन धर्म में वास्तविकता में जिस प्रकार से खड़गे जी के बेटे ने कहा है और स्टालिन के बेटे ने कहा है, यह बात बिल्कुल सच है कि सनातन धर्म में सुधार की आवश्यकता है। समय के अनुसार दलितों को, पिछड़ों को और सभी वर्गों को समान अधिकार देने की आवश्यकता है। यह बदलता हुआ समय है, और जो पुरातन हमारी पद्धतियां थी और जो हमारी मान्यताएं थी, उनको बदलने की आवश्यकता है। यह समावेशी रूप उस समय ठीक रहा होगा, लेकिन आज के तारीख में सभी जातियों को, सभी को सभी प्रकार का अधिकार, जैसे बने रहिए, चर्चा भी जारी है, परिचर्चा पूरी सुनिए। बिहार के अंदर यह बात हो रही है कि जाति जनगणना हो, जाति जनगणना के अनुसार जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं उनका बराबर अधिकार होना चाहिए, किसी का विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, छूत अछूत की बात नहीं होनी चाहिए। हर पद पे हर जो योग्य है किसी भी जाति का है, और जो विशेष ऐसे लोग हैं जो कि पहले से पीछे छूट गए हैं, उनको आगे लाने की आवश्यकता है, उनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो ये असल में आप देखिए गजानन का रूप देखिए राजीव जी, जो भगवान गणेश का रूप है, उनके कान बड़े बड़े हैं। कान इसलिए बड़े बड़े हैं कि वो सुनते हैं, वो सुनते हैं, इसलिए बड़े कान भगवान गणेश के बनाए गए हैं। हमारे मोदी जी क्या किसी की बात सुनते हैं?
आपने शुरू में यह कहा कि विपक्ष को यह नहीं पता है कि इसका एजेंडा क्या है। अरे विपक्ष को छोड़िए, अमित शाह और मोदी जी को छोड़ के किसी को नहीं पता है, नड्डा जी को भी नहीं पता है इसका एजेंडा क्या है, होना क्या है इसमें। ये तो जैसे प्रशांत टंडन जी बार बार कहते हैं टेस्ट बैलून छोड़ रहे हैं, और टेस्ट बैलून का आज मैंने उदाहरण देखा। मैं अपने क्षेत्र मेरठ गया था, मेरठ के अंदर कम से कम 250 लोगों ने बात की। सब कह रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं, इंडिया और भारत हमारे दोनों दो आंखें हैं और हम इनसे विमुक्त नहीं हो सकते। तो जितने भी इनके टेस्ट बैलून हैं वो फेल हो रहे हैं, वो धराशायी हो रहे हैं। तो असल के जो मुद्दे हैं, जो संवाद, जिस प्रकार भगवान श्री गणेश करते थे, संवाद सुनते थे, लोगों का शोक हरते थे। आज देश का जो सबसे बड़ा कष्ट है, जो सबसे बड़ा जिसके निवारण की आवश्यकता है, वो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, और जो हमारे देश की जनता की समस्याएं हैं। अगर भगवान गणेश को मानते हैं मोदी जी या भक्त समूह मानता है, तो जनता के जो कष्ट हैं उनका निवारण करें और तभी भगवान गणेश का नाम लें। जी, कष्ट का निवारण, सुनना या बोलना, दोनों में बहुत फर्क है। जरा प्रशांत टंडन जी, क्या ये जो नया वाला बलून है कितने दिन रहने वाला है? जी, ये नया बलून जो है कितने दिन, या तो एक तो पिन चुभा कर फोड़ दिया जाता है, एक आप घर में रखते हैं बर्थडे पार्टी में या और ऐसे मौके पे लाते हैं, वो धीरे 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 उसकी हवा निकल जाती है, फिर वो कहीं निकल नीचे गिर जाता है। बलून है वो कितने दिन रहने वाला है, नया बलून जिसमें अभी गृह प्रवेश होने वाला है? देखिए राजीव जी, ये बलून उस वक्त छोड़ा गया था जब हम लोग मुंबई में थे जी। इसकी कोई और वजह नहीं थी। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक थी, हेडलाइन चुरानी थी। ये दिन दहाड़े हेडलाइन की चोरी करने का मामला है और कुछ नहीं है। मोदी जी करते कदम पहले उठाते हैं, सोचते बाद में। तो इसकी चर्चा कर चुके हैं, पूरा देश जानता है नोटबंदी से लेकर जीएसटी किस तरीके से इन्होंने किया। अब ये केवल और केवल इंडिया गठबंधन की मीटिंग से हेडलाइन को ध्यान भटकाने के लिए एक घोषणा कर दी। सोचा बाद में कि करना क्या। फिर मीडिया को खुराक दी गई। उस वक्त भी हम लोग मुंबई में थे जब ये खुराक आ गई स्पेशल सेशन की, और स्पेशल सेशन में न मालूम क्या क्या चीजें डिस्कस हो गई कि आप संविधान बदल दिया जाएगा, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, किसी ने वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात कर दी, कोई वन नेशन वन इलेक्शन की बातें भी आ गई। होना कुछ नहीं है, होना वही जो आपने बताया, और इसी की उम्मीद थी। तो अब इससे क्या हो रहा है राजीव जी कि ये नितिन गडकरी को सही साबित कर रहे हैं। उनकी जो च्यवनप्राश वाली जो बात है उसको सही साबित कर रहे हैं कि जब बार बार आप एक चीज कहेंगे कि साहब सनातन धर्म ले आए, या बीच में अभी स्वामी जी ने उसको बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया। आप इंडिया बनाम भारत ले आएंगे, कभी आप वन नेशन वन इलेक्शन ले आएंगे, कभी आप वुमेन रिजर्वेशन बिल को ले आएंगे। यानी आप ध्यान भटकाने के लिए केवल ला रहे हैं, आपका काम करना उद्देश्य नहीं है, देश को आगे ले जाना उद्देश्य नहीं है। देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, चीन बैठा हुआ है आपके अंदर, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। बेरोजगारी है पिछले 4 दशकों में सबसे ज्यादा, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। आपकी पर कैपिटा इनकम जो है दुनिया के तमाम सारे गरीब देशों से भी नीचे है, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। अडानी ने इतना बड़ा खुलासा कर, अडानी पर इतना बड़ा खुलासा हो गया, उस पर आप शांत हैं। तो कोई चीज पे आप बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये हो रहा है कि आप ध्यान भटकाने के लिए चीजों को लाते हैं, हेडलाइन बनाने के लिए। तो हेडलाइन बनाना न्यूज रूम में, राजीव जी आपके अखबारों में या दूसरे और मीडिया हाउसेस में लोग होते हैं जो हेडलाइन बनाने का काम करते हैं। ये हेडलाइन बनाने का काम केवल हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि पूरी जो सरकार है और मोदी जी हैं, इसकी गंभीरता कम हो रही है इनकी। अब आप सोचिए कि आपके देश में दुनिया भर के
ताकतवर 20 देशों के मेहमान आने वाले हैं G20 में। और जब वो आने वाले होते हैं तो उनकी एम्बेसीज हमेशा भेजती है, लेकिन यहाँ की खबरें, यहाँ की हेडलाइंस, यहाँ पे क्या डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है, वो सब वहां जाता है। वो यहाँ आएंगे अपने होटलों में, वो देखेंगे जो टीवी सेट चलेगा, उनके कमरे में जो अखबार भेज आएंगे भारत के, वो देखेंगे। तो सवाल ये कि आपको पूरी दुनिया में आपको लोग गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। और इसी वजह से सैम पिट्रोडा जी से बात हुई हमारी, वो जो बात कह रहे हैं वो 100% सच है कि राहुल गांधी की डिमांड बढ़ रही है बाहर। जो गंभीर देश है, जो बड़े देश है, वो राहुल गांधी से बात करना चाहते हैं। आप देखिए राहुल गांधी किन किन लोगों से मिल रहे हैं वहां पे यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट के मेंबर से मिल रहे हैं। ये वही यूरोपियन यूनियन जिसने मणिपुर को लेके रेजोल्यूशन पास किया है और बीजेपी का भी नाम लिया है, उस यूरोपियन यूनियन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी से मिल रहे हैं। वहां पे यूरोपियन यूनियन के ह्यूमन राइट जो चेयर है, उसके जो अध्यक्ष है, वो राहुल गांधी से मिल रहे हैं। वो फ्रांस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिल रहे हैं, वो विदेश मंत्रियों से मिल रहे हैं उन देशों के, वो वहां के विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, थिंक टैंक यूनिवर्सिटी बुद्धिजीवियों से मिल रहे हैं, हर देश में मिल रहे हैं। तो राहुल गांधी की जो क्रेडिबिलिटी है वो तो स्टैब्लिश हो रही है। अच्छा, वो स्टैब्लिश कोई प्रचार से नहीं हो रही है। राहुल गांधी जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी छवि पढ़े लिखे लोगों में जा रही है। इसीलिए मैंने अभी एक ट्वीट में लिखा सोशल मीडिया पे कि जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। कि अपने ही देश के लोग उस पढ़े लिखे नेता की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे देश है वो इज्जत कर रहे हैं उसकी। आप यहां पे नाले से गैस बनाने वाले को के पीछे पड़े हुए हैं, जो बादलों में रडार देखकर कह रहा है कि एडवांटेज है और चल पड़ो। तो मतलब कि ये बार बार इस तरीके से करने से क्या होता है कि सरकार की गंभीरता कम होती है इंस्टीट्यूशंस में, पूरी दुनिया में। और मुझे लग रहा है कि अब ये जो हताशा में उठाए गए कदम होते हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे हैं, उल्टा असर कर रहे हैं, बूमरैंग कर रहे हैं। अब आप देखिए, कल पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा था इंडिया वर्सेस भारत। चिट्ठियों में भी नाम लिख दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, हवा चलाने के लिए। शाम आते आते विदेश मंत्री का बयान आ गया। इनके एक मंत्री जो है वो एशियन गेम्स के लिए जर्सी का उद्घाटन कर रहे थे, जिसपे टी शर्ट में चेस्ट में लिखा हुआ इंडिया। तो ये अब ये दुनिया जान रही है कि ये कितना शिगुफा जो है वो छेड़ रहे हैं, और ये गंभीरता इनकी कम कर रहा है। और राहुल गांधी की गंभीरता लगातार बढ़ती जा रही है। अब बीजेपी के अंदर भी इसको लेकर परेशानी पैदा हो रही है। जब मैं सेकेंड राउंड में बीजेपी को इस के ऊपर क्यों ये परेशानी, बीजेपी को क्यों बढ़ रही है परेशानी, ये भी समझेंगे। जरा आना चाहता हूं दीपक पाचपोर जी, आपके पास रहा हूं। पहले राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जो बातें सैम पित्रोदा ने कही हैं, थोड़ा सा उसका जिक्र कर रहे थे प्रशांत टंडन जी। जरा आपसे भी समझूं कि ये यात्रा क्यों इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड घूम आए, अमेरिका से आ गए लौट के, और अब यूरोप जा रहे हैं। यूरोप की 4 देशों की यात्रा 5 दिनों में, और जो डिमांड है बहुत ज्यादा है। और इधर हिंदुस्तान में जब राहुल गांधी उधर बात करेंगे तो हिंदुस्तान में ये कहा जाएगा कि राहुल देश का नाम बदनाम कर रहे हैं बाहर जाके। लेकिन ये यात्रा उस समय हो रही है दीपक जी, जब यहां हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि G20 है। कि किसी भी तथ्यों का वो क्रॉस चेक करते हैं। आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए हैं, वो विदेश में जाके एक बात जरूर बोलते हैं कि भारत जो है लोकतंत्र की जर्नी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसी को तो रीचेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए पश्चिम के लोग बार बार ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जो भारत की असलियत को बिना डरे वाकई बता सके।
सारी दुनिया में ये बात फैल चुकी है कि भारत के अंदर जो है वो लोकतंत्र नहीं रह गया है। और एक तरह से ये देखा जा रहा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस तरीके की बातें जो है सही सही बता। शायद पद गंवाने के बाद वो इसके बारे में सोचेंगे कि मुझे 10 लाख जो मिले थे वो मैंने किस तरीके से नकारात्मक चीजों को फैलाने में खत्म कर दिया। राजीव जी। जी जी, प्रमोद अग्रवाल जी, क्या आपको भी लगता है कि ये भारत नाम जो है एक तरफ, लेकिन इंडिया और भारत दोनों पैरेलल चल रहा है विपक्षी दलों के साथ, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, भारत जोड़ो यात्रा, और जो गठबंधन है वो इंडिया, और यहीं से परेशानी है। लेकिन राहुल के जो बढ़ते कदम हैं उस कदम को रोक पाना या उस पर ब्रेक लगा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहीं से परेशानी जो है वो दिखाई दे रही है, और 31 अगस्त के बाद से परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक एक चीज हम देख रहे हैं, अगला कदम क्या होगा ये आज पता चल जाता है। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, इंडिया और भारत की बात कर रहे थे, आज इंडिया भारत खत्म है, आज गणेश चतुर्थी सामने है, और इसको हम 19 तारीख तक के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि 19 तारीख को गणेश चतुर्थी है। लेकिन हो सकता है कल कुछ और आए, क्योंकि कल भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ है, और कांग्रेस पार्टी दिन भर पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ को बहुत शानदार ढंग से मनाने की तैयारी कर बैठी है। और शाम को जब हम कल डिबेट करेंगे, जब चर्चा करेंगे इस विषय पे, तो तब तक शायद कोई और बलून आ जाए। लेकिन जरा आज जब हम चर्चा कर रहे हैं प्रमोद जी, तो ये भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि अभी सही कह रहे थे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कि 7 सितंबर से पहले, 7 सितंबर 2022 से पहले कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को किनारे रख भी दीजिए, नरेंद्र मोदी कहां थे, एक अकेला सब पर भारी, ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि हम ही वैसे हैं, एक अकेले हैं। लेकिन आज वो एक अकेला जो बिल्कुल अकेला हो चुका है, अपनी पार्टी में भी, इस देश में भी, और विपक्षी दलों से जूझ रहा है अकेले। ये भी देख सकते हैं क्या, इस हिसाब से भी माना जाए क्या? कहानी थोड़ी छोटी सी सुनाना चाहता हूं राजीव जी, कि एक मदारी हुआ करता था, वो मजमा लगा करके रस्सी को गोल घुमा करके बांध दिया करता था और कहता था कि ये थोड़ी देर में सांप बन जाएगा। 2-2.5 घंटे भाषण दिया करता था, लोग सम्मोहित हो जाते थे। वो साथ में लाया हुआ ताबीज बेच देता था, लेकिन सांप कभी नहीं बनता था। वही स्थिति पिछले 9 सालों से बना रखी थी। ये टास्क देते थे, इनके फॉलोवर्स, इनकी अंधभक्ति करने वाले लोग उस टास्क को पूरा करने जुट जाते थे। लेकिन पिछले 3 टास्क इनके जो बुरी तरह फेल हुए, उसकी वजह से इन्होंने फिर से अपना वो पुराना रुख अख्तियार कर लिया है, जिसके लिए ये जाने जाते हैं, जिसके लिए टाइम ने इनके बारे में लिखा था, द ग्रेट डिवाइडर। तो फिर से इनके पास वही एजेंडा है, हैट स्पीच करिए, गंदी बातें बोलिए, और उसका कोई अगर जवाब देता है तो उसका इमोशनल फायदा उठाने की कोशिश करिए। छत्तीसगढ़ आए थे गृह मंत्री जी 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम अभी की सरकार के लोगों को उल्टा टांग करके इनसे वसूल करेंगे। एक देश का गृह मंत्री एक चुनी हुई सरकार के नुमाइंदों के लिए यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जब उसकी सरकार छत्तीसगढ़ में बन जाएगी तो वो किस तरह का व्यवहार करेंगे। इसका मतलब यह है कि उनके दिमाग में, देश में भी यही है कि विपक्ष को उल्टा टांग करके उसके साथ जो करना है वो करिए। ये क्या ये लोकतंत्र है? आप इस तरह का लोकतंत्र चाहते हैं?
गणेश चतुर्थी की बात कर रहे हैं। गणेश जी तो सद्बुद्धि के देवता हैं। हिंदुस्तान मानता है कि उनको पूजने से सद्बुद्धि आती है। उनके दाहिने बाहिने जो उनकी धर्म पत्नियां खड़ी हैं रिद्धि सिद्धि, उनसे आपका धन धान्य पूर्ण होता है। आपका धन धान्य तो इन तीनों चीजों से पूर्ण नहीं होता। आपका धन धान्य तो ना, सद्बुद्धि का तो सवाल ही नहीं उठता है। सद्बुद्धि तो है ही नहीं। आप तो चाहते हैं कि नफरत फैले। आज भी जाने के पहले वो यही कह के गए हैं कि भाई साहब सनातन वाले मामले को खूब उठाइए, क्योंकि बस वही एक सहारा बचा है कि नफरत फैलाएं और वोट कमाएं। बाकी आपके पास जो सोनिया जी पूछ रही हैं कि भाई साहब एजुकेशन का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा, एजेंडे का क्या होगा, क्या पूछोगे, क्या बहस कराओगे, कुछ तो बताओ। नहीं, उसके बारे में नहीं बताएंगे। आप सनातन के बारे में बोलिए। और मजे की बात यह है कि इनके सारे नेता और मंत्री हर राज्य में वहां का जो नेता है, जिस दल का नेता बड़ा है, उससे सवाल कर रहे हैं कि आपका कहना सनातन के बारे में क्या है। अरे पहले आप तो बताइए कि आपका क्या कहना है सनातन के बारे में। अगर सनातन बहुत अच्छा है, सनातन में छुआछूत नहीं है, सनातन में जातिवाद नहीं है, सनातन में भेदभाव नहीं है, सनातन में नफरत नहीं है, और आप खुद मानते हैं कि सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता, तो फिर आप डरते क्यों हैं? उदयनिधि कौन सी बड़ी चीज है जो सनातन को खत्म कर देगा? उसके बोलने से अगर सनातन खत्म हो जाता है तो फिर सनातन के जो आप रट रहे हैं कि सनातन बहुत मजबूत है, 5000 साल से खत्म नहीं हुआ, तो वो कैसे खत्म हो जाएगा? आपको सिर्फ वोट चाहिए सनातन के नाम पर। किसी को यह भी तो बताना चाहिए कि अगर उदयनिधि ने सनातन की आलोचना की है तो बीजेपी को वोट क्यों दिया जाना चाहिए? और भी तो दल हैं अगर जो सनातन को मानते हैं, वो सनातन को नहीं मानते, उन्होंने कब कह दिया? आपको चाहिए कि उदयनिधि ने गलत बोला है इसलिए आपको वोट मिल जाना चाहिए। भाई साहब, वोट मांगने के लिए 9 साल आपको बताने पड़ेंगे कि आपने किया क्या है, आपने कौन सा ऐसा काम कर दिया है इस देश में जिसके कारण इस बार आपको वोट दिया जाए। आपका मदारी का डमरू बजना बंद हो गया, आपका रस्सी का सांप बनना बंद हो गया। अब आप क्या दिखाना चाहते हैं? इस देश को फिर से लड़वाना चाहते हैं? अब भारत और इंडिया की लड़ाई करा दी आपने। कितनी गजब की मिसाल पेश की है दुनिया के सामने। दुनिया वास्तव में हंस रही होगी हमारे ऊपर कि कितना अजीब देश है कि अपने नाम और अपने वजूद के लिए लड़ रहा है। जिस देश की अस्मिता, जिस देश की इज्जत और जिस देश की कीर्ति के लिए हम जान देने को तैयार हो जाते हैं, उस देश के नाम के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुखद बात क्या है? आपको समझ में नहीं आ रहा। आप इतनी दुनिया के सारे देशों को अपने देश बुला रहे हैं और आपके देश में इस बात की बहस करा रहे हैं कि आप भारत हैं या आप इंडिया हैं। अगर आप इंडिया नहीं हैं और भारत नहीं है तो आप हैं क्या? मैंने अपने एक आर्टिकल में परसों भी लिखा था कि आप तो सीधा सीधा इसको हिंदुस्तान बोल दो, न इंडिया न भारत, बात ही खत्म कर दो, तो आपके कम से कम भक्तों को यह विश्वास तो हो जाएगा कि आप हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हो। और जो होना है फिर वो जो जितना भी रक्तपात और जितना आप चाहते हो कि गांव शहरों में हो, वो सारा हो जाए। भगवान गणेश से खाली एक प्रार्थना करता हूं कि इस दल के मुखिया को जितनी भी सद्बुद्धि उनके पास है वो एक साथ दे दे। कम से कम इस देश का कहीं तो भला हो कि हमारी सरकार हमारी रहनुमा बने, हमारे को अंधेरे में ढकेलने वाली सरकार ना बने। राजीव जी जी, बहुत सारी बातें, और इन बातों से एक बात साफ समझ में आती है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार यहां फंसी हुई है और उससे बाहर निकलने की कोशिश। दूसरी तरफ विपक्षी दल बहुत तेजी से, बहुत मजबूती से आगे बढ़ते हुए, और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि सितंबर है और राहुल गांधी हालांकि देश से बाहर हैं, 4 देशों की यात्रा पर हैं, लेकिन यहां देश में जो वो पिछले साल भर में जो कुछ करके आगे बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान कर रहा है। आना चाहता हूं संजय कुमार सिंह साहब आपके पास, आपसे समझूं कि ये 1 साल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की और यहां 1 साल में जो निकल के आया वो ये है, एक टैग लाइन निकल के आया है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया।
भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया तक का जो सफर है, उस सफर के बारे में जरा समझना चाहता हूं, और क्यों ये एक टीस है, एक परेशानी है बीजेपी के सामने कि साल भर पहले की बीजेपी और साल भर बाद की बीजेपी में जो फर्क दिखाई दे रहा है वो देश की जनता देख रही है, और ये परेशानी अब सामने धीरे धीरे एक एक बलून के रूप में हम बाहर आते हुए देख रहे हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू? ये जब इंडिया बना था तो हम लोगों ने चर्चा की थी, और नाम पे ही हम लोगों ने कहा था कि नाम ही बहुत ये मारक है और उसका असर होगा, तो वो अब दिखाई बने रहिए, चर्चा भी जारी है, परिचर्चा पूरी सुनिए दे रहा है। तो बेसिकली मेरा ये मानना रहा है शुरू से कि राहुल गांधी ने छोड़ दिया था कि नरेंद्र मोदी अपना चला ले, चाहे जिस भी कारण से, और नरेंद्र मोदी को अपना जिस ढंग से चलाना था उन्होंने चलाया। और जिस दिन राहुल गांधी ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, इनको टक्कर देना पड़ेगा और ये इनको ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि देश का नुकसान हो रहा था और ये जो कर रहे थे वो सब देश के लिए बहुत घातक था, तो राहुल गांधी ने अगर तय कर लिया, चाहे जिस भी कारण से, मुझे लगता है कि और कोई नहीं कर रहा था तो उनको करना पड़ा। उन्होंने तो छोड़ दिया था लेकिन कोई नहीं कर रहा था तो उनको करना पड़ा, और उसको करने के लिए उन्होंने जो भी प्लान बनाए, जो भी रणनीति अपनाई, वो कितना कारगर था दिखाई दे रहा है कि एक साल में इतना हो गया जो मोदी जी के 9 साल में जहां पहुंचे थे या जो कुछ वो कर सकते थे वो सब सही हो गया। तो ये इनकी प्लान है और उसमें वो नाम इंक्लूडेड है। तो अगर ये सक्षम होते, योग्य होते, तो उसका मुकाबला जैसे करते वो दिखाई देता और उसमें कुछ शालीनता होती, कुछ कलाकारी होती, कुछ योग्यता होती। तो वो सब कुछ है नहीं, चूंकि है नहीं तो वो दिख नहीं, इसलिए इससे ज्यादा कुछ है नहीं कि इनको मुकाबला करना ही नहीं आता है। और ये जिस ढंग से काम कर रहे थे उसमें कोई तालमेल तो था नहीं। जब 2014 में इन्होंने कहा कि 50 दिन में सपनों का भारत बन जाएगा, 100 दिन में 15 लाख आ जाएंगे, और वो नहीं आए, नहीं हुआ, तो उसको कुछ मिलाने के लिए, उसको कुछ लिपने पोतने के लिए आगे क्या करना है वो सब उन्होंने कोई तैयारी नहीं की, सोचा नहीं, और ये समझ रहे थे कि राहुल गांधी को तो हमने पप्पू साबुत कर दिया है और बाकी लोगों को हमने ईडी और सीबीआई से डरा दिया है, तो हमारा काम चलता रहेगा और हमें कोई टक्कर ही नहीं है और हम जीतते रहेंगे अनंत काल तक। अभी तो यही लग रहा है, हालांकि ऐसा किसी भी मैच्योर पॉलिटिशियन को नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि वो यही सोचे बैठे थे कि हमें कोई टक्कर नहीं है और हम अपना जीतते जाएंगे। और इस चक्कर में उन्होंने काफी मनमानी की और लोगों को परेशान किया ईडी सीबीआई के जरिए। तो अब जब इनको लग रहा है कि टक्कर है, हम ही सकते हैं, तो सिर्फ सत्ता जाने का डर नहीं है, उसके बाद का भी डर है कि क्या क्या हो सकता है, और वो ज्यादा है। सिर्फ सत्ता जाने का डर तो बहुत सामान्य है भाई, आप अनंत काल तक तो सत्ता में रह नहीं सकते थे, वो तो जाना ही था। लेकिन इन्होंने जिस ढंग से राज किया और जिस ढंग से जबरदस्ती मनमानी की, जिस ढंग से अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया और अमित शाह के गृह मंत्री बनते पी चिदम्बरम को 100 दिन जेल में रहना पड़ा। अगर पी चिदम्बरम को 100 दिन जमानत नहीं मिली, वो खुद वकील है, उनकी पत्नी वकील है, उसके बावजूद 100 दिन उनको जमानत नहीं मिली और वो मामला खा गया, अब उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। तो इस तरह से क्लियर हो गया है कि ये बदले की कार्रवाई भी करते, लोगों को परेशान भी कर रहे थे, विरोधियों को घेर भी रहे थे। तो जब कुछ भी नैतिक नहीं था तो अब वो सब क्यों नहीं किया जाएगा, इसको डर है। और उससे बचने के लिए, चूंकि इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई टीम नहीं है, तो ये स्टॉप गैप, हर दिन कुछ एक नया नई चुनौती मिलती है और एक छोटा सा उस दिन का कर लेते हैं। जैसे ये इंडिया वाला है, तो ये कल मैंने आज इंडियन एक्सप्रेस में हेडलाइन में ही कि सरकार ने कहा कि वो अफवाह है, नाम नहीं बदला गया। ये खबर भी है कि वो संबित पात्रा ने किया, से पता चला कि दक्षिण अफ्रीका ग्रीस गए थे, तब भी भारत का प्रधानमंत्री लिखा गया था, प्रधानमंत्री नहीं, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ये पहले ही लिखा गया था। तो ये पुरानी बात थी और ये प्रेसिडेंट वाली बात कल की है, जो संबित पात्रा ने ट्वीट किया तो पब्लिक हुआ। तो ये दोनों मुझे लगता है कि कर तो पहले दिया गया था और कल जब जरूरत समझी गई या मुफीद समय समझा गया तो कल उसको लीक किया गया। और जब इन लोगों ने देख लिया कि वो ज्यादा बवाल है, संभल नहीं रहा है, तो ये कह दिया कि वो अफवाह है। तो ये इनकी योग्यता है, क्षमता है, ये कार्यशैली है और यही इनके पास, इनकी टीम यही कर सकती है, जो जाहिर है बहुत खराब और बहुत कमजोर है, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है।
अब इस ढंग से तो नहीं होना चाहिए था कि आपने दुनिया भर के नेताओं को आमंत्रित किया और खुद जाना पड़ा। तो ये सब तो बड़े प्लानिंग और वगैरह की कमजोरी है जो दिखाई दे रहा है कि लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे उसमें था कि शी जिनपिंग को आएंगे तो उनको हम होस्ट क्यों नहीं करेंगे, ये सवाल कोई कर नहीं रहा था, लेकिन सवाल तो था ही। अब शी जिनपिंग नहीं आ रहे तो इनके लिए एक काम वो अपने आप आसान हो गया, लेकिन इनके पास हैंडल करने के लिए क्या था, इनके पास जवाब क्या था, कुछ नहीं था। तो इस ढंग से ऐसे कितने सारे मामले हैं कि जिसको ये पॉलिटिकली मैच्योर ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और ये कारण है कि झूठ बोलकर ये खोखले वादे करके जब आपको सत्ता मिल जाएगा तो आप सत्ता में तो आ जाएंगे, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए जो सब आपको करना है या कुछ अच्छा काम करके जाते हैं कि आगे के लिए कम से कम अच्छा हो, वो सब चूंकि उसमें कुछ क्षमता नहीं थी इसलिए वो सब हो नहीं पाया और वो सब दिख रहा है। 10 साल बहुत ज्यादा होता है, 5 साल में ये सब हालत नहीं हुई थी। 10 साल बहुत ज्यादा होता है और अब वो तीसरे की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये जनता को तय करना है कि उनको तीसरा मौका देना है कि नहीं। उसके लिए वो अपनी वही सब चीजें निकाल के ला रहे हैं जिसपे उनको उम्मीद है कि तीसरी बार सत्ता मिलेगी और वो और ज्यादा खराब है। तो ये सब पूरा मिला के घालमेल हो गया है जो संभल नहीं रहा है, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, कोई रणनीति नहीं है। तो वो सब अब दिखाई दे रहा है जो बहुत बुरा लग रहा है। राजीव जी जी, हम दोस्तों चर्चा कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरा होने, यानी कल 1 साल पूरा, आज कहें तो आज 1 साल पूरा हो गया, कल पहली वर्षगांठ है। और दूसरा इस यात्रा के 1 साल और इस 1 साल में जो कुछ हुआ है उसमें पिछले 1 सप्ताह की बात आपके सामने रख रहे हैं। 1 सप्ताह यानी 31 अगस्त से लेकर के आज 6 सितंबर तक पूरा सप्ताह, इस सप्ताह भर में कितने बलून छोड़े गए, क्या क्या नहीं आया। अदानी साहब के नाम से एक चिट्ठी आती है, वो चिट्ठी एक अखबार में छपती, 2 अखबारों में छपती है और वो चिट्ठी जो है वो अदानी साहब को हिलाकर रख देती है। चिट्ठी का मतलब, मैं यहाँ चिट्ठी वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो समाचार है, खबर है, और वो खबर जो है वो पूरी दुनिया में तहलका मचा देती है। और यहाँ से शुरुआत होती है हेडलाइंस को बदलने की। इंडिया का गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन बन गया था आप जानते हैं बेंगलुरु में, और वहां से परेशानी और बढ़ी, घमंडिया, क्विट इंडिया और क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन यहाँ अदानी का नाम आता है जब मुंबई में ये कार्यक्रम होता है, 2 दिनों का कार्यक्रम। उसके बाद से परेशानी देखिए इतनी बढ़ती है कि वन नेशन वन इलेक्शन से होते हुए अब हम यहां तक पहुंच गए हैं कि ये 5 दिनों का जो सदन का सत्र शुरू होने वाला विशेष सत्र, वो सत्र इसलिए है क्योंकि नए सदन भवन में, नए संसद भवन में प्रवेश करना है, वो भी गणेश चतुर्थी के दिन। 19 तारीख गणेश चतुर्थी है और उसी दिन करना है, तो उसके लिए 5 दिनों का सत्र बुला लो। कल कुछ और आ जाए तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले कल एक बात और आई कि इंडिया बदलना चाहते हैं और इंडिया की जगह भारत रखना चाहते हैं। आज कहा गया कि नहीं, इंडिया भी रहेगा, भारत भी रहेगा। अनुराग ठाकुर सहित कई लोगों ने ये बात रखी है। बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं ये सरकार में, इसलिए इन लोगों की बात माननी भी पड़ती है। लेकिन जैसा संजय जी कह रहे हैं कि ये बात पहले ही रख दी गई थी, कर दी गई थी, और कई जगह यूज भी करते हैं। अच्छी बात है, आप हिंदी यूज कीजिए, लेकिन आप किन किन जगहों से अगर सिर्फ बिल्कुल मिटा देना चाहते हैं तो आज तक आप प्रयागराज तो कहलवाते हैं लेकिन इलाहाबाद कहने वालों को रोक नहीं पाते हैं। वैसे इंडिया कहने वालों को कैसे आप रोक देंगे कि नहीं ये भारत ही कहो आप। कल को क्या उनको पाकिस्तान भेजने का न्योता दे देंगे, आप उनको टिकट दे देंगे कि आप जाइए पाकिस्तान। सवाल कई हैं, लेकिन कि इसलिए क्योंकि आपने इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया। अब ये इंडिया खत्म हो चुका है, जरा हम भी इंडिया खत्म करके और आगे बढ़ें और हम जरा भारत जोड़ो यात्रा की तरफ आना चाहते हैं। हम भी कुछ तो एजेंडा फिक्स करें। अमलेंदु उपाध्याय जी, जब एजेंडा ही यहाँ तैराया जाता है, बलून जब फेंका जाता है, तो हमारे इतने सारे साथी 10,000 लोग अभी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आप सबके बीच हम भी कुछ, हम और आप सबके जरिए एक एजेंडा हम भी लाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो परेशानी का सबब है ये भारत जोड़ो यात्रा है। इस परेशानी के सबब का केंद्र बिंदु, जो मुख्य नायक है, फिल्म का मुख्य हीरो, वो राहुल गांधी है, ये समझते हैं। चलिए, और यहां से जरा अमलेंदु उपाध्याय जी, जल्दी से आपसे समझना चाहता हूं कि सब कुछ जो कुछ हो रहा है, एक हीरो है बीच में, वो राहुल गांधी है जो परेशान कर रखा है। और अभी देखिए यहां सब परेशान हैं, इंडिया और भारत कह रहे हैं, और राहुल गांधी 4 देशों की यात्रा में, और उनके ही गुरु, उनके पिता के साथी सैम पित्रोदा, हमारे साथी प्रशांत टंडन जी को एक बड़ा इंटरव्यू देते हुए और कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यहां इतनी डिमांड है कि दिन भर में अगर 10-10 कार्यक्रम भी रखें तो वो कम है।
अभी आप लोगों को सुनाया कार्यक्रम की शुरुआत में। जरा समझूं आपसे, ये क्या है अमलेंदु उपाध्याय जी? देखिए राजीव जी, असल में भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो बैलून छोड़ती है बकौल प्रशांत जी, लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि बैलून जब ज्यादा ऊपर चला जाता है तो वो गैस निकल जाती है उस बैलून की, तो वो बहुत तेजी के साथ आपके सिर पे आगे फूटता है। तो अब ये बैलून जो छोड़े जाते हैं, वो बैलून जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सिर पे आगे फूट गया। कोशिश ये थी कि इंडिया गठबंधन को फांसा जाएगा और उसे कहा जाएगा कि हम तो भारत की बात कर रहे हैं, फंस गए उसमें खुद। यानी कि देखिए, इंडिया हटाने के चक्कर में मतलब खुद ही बेनकाब हो गए, और सारे भाई लोग जो है वो कल इंडिया को बहुत कोस रहे थे कि इंडिया जो है गुलामी का प्रतीक है, मतलब सारे लोग जो थे वो एंटी इंडिया कल घोषित हो गए। तो अब ये पता नहीं इनके यहाँ कौन जो है वो नीति तय करता है और कौन गुब्बारों में गैस भरता है, ये पता नहीं है। वो गैस जो हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, लेकिन वो पता नहीं नाले से निकली मीथेन गैस तो नहीं भरने लग गए लोग उसमें। ये भी हो सकता है तो गैस जो बैलून जो उल्टा असर करता हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो ये कुछ मसला हो सकता है राजीव जी। बहरहाल कल सारे जो थे ये भारत वाले जो थे ये सब एंटी इंडिया हो गए। अब आज आ गया एक बयान जो है उनका शशि थरूर का कि भाई इसका नाम अब भारत कर दो ताकि ये मसला ही खत्म होगी, इंडिया का नाम बदलेंगे तब परेशानी होगी। तब कह के गए हम महापुरुष में कि भाई इंडिया और भारत के नाम से बचो, इस विवाद से बचो अब तो। लेकिन तो बचना बचाना तो होगा, लेकिन एंटी इंडिया तो घोषित हो ही गए, क्योंकि एक्स पे जो पड़ी हुई है सबकी पोस्ट और ये सबके बयान पड़े हुए हैं कि इंडिया तो गुलामी का प्रतीक है और इंडिया तो ऐसा है और इंडिया तो वैसा है। तो अब तो ये चीजें सामने आ रही है। लेकिन राजीव जी, असली मसला ये है कि भारत हो चाहे इंडिया हो, जो भी बातें कहिए कुछ भी कहिए, वो इनका मसला हो सकता है कि इनकी परेशानी हो सकती है, लेकिन इनको परेशान भारत जो यात्रा ही कर रही थी। अब सोचा था इन्होंने कि भारत को लेकर कुछ बनाया जाएगा, लेकिन वो भूल रहे थे कि वो भारत जो यात्रा जो है उस पर तैयार है, उस पर काम करने के लिए। तो वो यात्रा जो भारत को जब मालूम पड़ा कि ये आ जाएगा मामला, तो इससे भी फिर बैक होना पड़ा। फिर ये भी आया कि भारत ही नाम न रख लिया जाए। तो मतलब कोई भी ला करके जब तय नहीं कर पा रहे कि इनको जाना किधर है और किस रास्ते से जाना है, तो ये परेशानी इनकी असली है। अब जिस तरीके से राहुल गांधी की विदेशों में मांग है, जाहिर सी बात है कि भारत में भी मांग है, ऐसा नहीं है कि विदेशों में ही मांग है, भारत में भी मांग है। और आज अगर कोई सर्वे करा लिया जाए बड़े स्केल पे और या चुनाव करा लिया जाए, तो मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी जो है वो नरेंद्र मोदी से काफी आगे निकल चुके हैं इस मामले में। और मैं जैसे पहले भी कहता रहा हूँ, आज मैं फिर कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जिन लोगों के दिलों में बसते हैं, उनके दिलों में नफरत का अथाह सागर है। मतलब नरेंद्र मोदी का जो यूएसपी है वो प्रेम नहीं है, सद्भाव नहीं है। नरेंद्र मोदी की यूएसपी नफरत और घृणा है। मतलब मोदी जी जिनके आराध्य हैं या जिनके पसंद जो करते हैं, तो उनके दिलों में अथाह नफरत और घृणा है, वो चाहे किसी के प्रति हो, चाहे वो दलितों के प्रति हो, चाहे पिछड़ों के प्रति हो, चाहे अल्पसंख्यकों के प्रति हो, चाहे लिबरल्स के प्रति हो, चाहे वामपंथियों के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, लेकिन किसी न किसी के प्रति नफरत का भाव जो है वो इन लोगों के मन में रहता है जिनकी पसंद नरेंद्र मोदी है। तो जिनकी पसंद राहुल गांधी है, उनके प्रति जो है वो प्रेम का भाव रहता है। तो यही जो है दोनों का अंतर है। इसलिए राहुल गांधी की डिमांड जो है वो ज्यादा है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की परेशानी भी जो है वो ज्यादा होती जा रही है। चूंकि नफरत की दुकान, मतलब बाजार में जो है जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बातें होती हैं, तो परेशानियां बढ़ने लग जाती हैं राजीव जी। तो अब ये नफरत की दुकान में बार बार खोल के बैठ जाते हैं, बार बार राहुल गांधी को सच साबित करते हैं कि इन्होंने केरोसिन छिड़क दिया है, कभी सनातन के नाम पे, कभी इंडिया के नाम पे, कभी घमंडिया के नाम पे, कभी भारत के नाम पे। नफरत जो है इनकी, नफरत का बाजार जो है ये हमेशा सजा करके बैठे रहते हैं और बार बार ये साबित करते हैं कि हाँ, ये असली डिवाइडर इन चीफ जो है वो यही है, और इनका एकमात्र उद्देश्य जो है वो डिवाइड करना ही है, चाहे देश को किसी तरीके से डिवाइड किया जाए। जी, लेकिन उसके बीच कितना जोड़ पाए हैं राहुल गांधी पिछले साल भर में इस देश को? भारत जोड़ो यात्रा, नाम ही भारत जोड़ो यात्रा, अब उसके बाद जुड़ेगा भारत जीतेगा। जब मीनू जैन जी, कितना जोड़ पाए हैं गांधी? जी राजीव जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं इस भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, इसकी वर्षगांठ के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपके चैनल को साधुवाद कि आपका एक अकेला चैनल था जो इस यात्रा को लगातार 5 महीने तक कवर किया, और उस यात्रा में हम भी आपके सहभागी रहे। और मैं तो बल्कि हाँ जी, बहुत आपका आप केरला से शुरू हुए थे वहां जाना। आप जब वहां शुरू हुई यात्रा तो आप वहां भी गए उस वक्त, और उसके बाद लगातार आप समय समय पे जुड़ते रहे इसके साथ। और मैंने तो इस पूरा जर्नल लिखती रही 5 महीने, एवरीडे का लिखती थी मैं,
तो मेरे पास अभी पूरी डिटेल है, कोई चाहे तो मेरे पास अभी भी है कि किस डेट में क्या हुआ था, वो मैं सब बता सकती हूँ। तो जो और जब आपके साथ चर्चा होती थी रोज, ये वो समय था कि जब लोगों को लग रहा था कि ये क्या नाटक हो रहा है सड़क के ऊपर। कोई सोच ही नहीं रहा था कि इसको ये यात्रा इतना फार रीचिंग इम्पैक्ट, एक दूरगामी परिणाम इस देश की राजनीति के ऊपर प्रभाव डालेगी। लेकिन हम लोग यहाँ लगातार बैठ के कह रहे थे, मैं तो लगातार कह रही थी कि भविष्य में ये पदयात्राएं जो है इस देश की राजनीति का एक बहुत बड़ा टूल बनेगी। और ये राहुल गांधी के लिए एक इनकी राजनीति, राहुल गांधी ने जो है राजनीति के स्वरूप को बदल दिया है इस देश के, और नेताओं को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वो चीजें ग्रेजुअली साबित हुई। देखिए 31 जनवरी तक भी ये बात कोई नहीं मान रहा था कि इस यात्रा का कोई इम्पैक्ट पड़ा है इस देश की राजनीति पे। इस यात्रा का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा इस देश की राजनीति पे कि इंडिया नाम का गठबंधन अस्तित्व में आया। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, कांग्रेस के अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ, और उसके बाद से कांग्रेस में जो एक्सोडस, जो बाहर जा रहे थे लोग, वो जाने में एक बंद लग गया। उसके बाद से लोगों ने बाहर कांग्रेस को छोड़ना बंद कर दिया, और उल्टे अब कांग्रेस की तरफ आ रही है सारी पानी बहता हुआ। जो भी जिधर से भी पार्टी भाजपा से या जिधर तेलंगाना में जहां भी हो रहा है, तो वहां वो सब कांग्रेस का इधर ही आ रहा है। और ये जो यात्रा से ही जो राहुल के व्यक्तित्व के एक अनदेखे पहलू, अनछुए पहलू, जो इस देश की जनता ने देखे और जो इस देश के नेताओं ने देखे, विपक्ष के भी जितने नेता हैं, क्षेत्रीय नेता भी हैं, उनको एक नया राहुल गांधी दिखाई दिया कि जो एक अपने 4000 किलोमीटर जिसने इस भारत भूमि को कदमों से नाप दिया आपने, ये इससे बड़ा एक सूत्र में पिरोने का काम कोई नहीं कर सकता था, जो कि इस समय की बहुत बड़ी जरूरत थी। देखिए ये यात्रा एक ऐसा मील का पत्थर है कि इसको रिपीट नहीं किया जा सकता दोबारा। अगर कोई चाहे राहुल गांधी ही चाहे कि मैं दोबारा से इसी यात्रा को इसी रूट पे करूंगा, तो संभव है। वो तो एक अद्भुत क्षण था इस देश के इतिहास में। और उसके बाद जो मान्यता बनी, उसके बाद उसी का प्रभाव है कि देश के नेता इतने सारे एक साथ जुड़े और उनको लगा कि कोई एक फैक्टर है ऐसा जो कि सबको जोड़ के रखने में सक्षम है। और उसके बाद से आप राहुल गांधी का जो रोल है वो देख ही रहे हैं। वो इतने अच्छे तरीके से खड़गे जी के साथ बिल्कुल जिसको कहते हैं ऐसा फिट, बड़े अच्छे सिंक्रोनाइजेशन के साथ वो काम कर रहे हैं दोनों। जो कांग्रेस पे नित्य नई ऊर्जा संचार और जो नई नई पॉलिसीज आ रही हैं, उसको आप देखिए कि आप ये हो रहा है कि 4 राज्यों के कम से कम तो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीत ही सकती है। इसके बदले में ये भी कहा जा रहा है कि शायद आम चुनाव कांग्रेस की जीत के डर से आम चुनावों को पहले करवा दिया जाए। ये भी स्पेकुलेशन चलते रहे वन इलेक्शन और वन नेशन के चक्कर में। तो जो भारत जोड़ो यात्रा थी, देखिए, और उनकी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की वो अभी रुकी नहीं है, लगातार चल रही है। आपने देखा होगा आपके चैनल पे बहुत ज्यादा हर कदम पे डिस्कशन हुआ, चाहे वो ट्रक वालों से, चाहे वो गिग वर्कर से, चाहे वो किसानों को घर पे खाना खिलाते हैं, या वो रामेश्वर से मिलते हैं, या वो मोटरसाइकिल मैकेनिक से मिलते हैं। ये काम वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में सड़क पे भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अब वो किश्तों में हो रहा है वो काम, और बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। क्योंकि इस वक्त लोगों को एक हीलिंग टच चाहिए। इस देश की जो आहत विक्षत पड़ी हुई है, तो राहुल गांधी जो उनके घावों पे मरहम लगा, उनको एक सुकून का एहसास दे, जो राहुल गांधी पूरी तरह से सक्षम है। देखिए, जहां प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, मैं अपनी बात कह के खत्म करूंगी, मणिपुर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था घावों पे मरहम लगाने के लिए अपने देशवासियों को, वहां मोदी जी नहीं गए। लद्दाख में प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, चीन को लाल आंख दिखाने के लिए प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, वहां राहुल गांधी गए। तो एक देश का नेता होने के लिए, जननेता होने के जो कर्तव्य है वो राहुल गांधी निभा रहे हैं। और डेफिनेटली इसमें भारत जोड़ो यात्रा का जो उनका अनुभव है, उसने उनके व्यक्तित्व को निखारने में
बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। जी राजीव। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वही हम समझना भी चाह रहे हैं। कल भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ है। कल शाम को जब हम चर्चा करेंगे तो इस पर और स्पेशल कवरेज के साथ आएंगे, बहुत कुछ आपके सामने लेकर हम आएंगे, क्योंकि साल भर में हमारा भी एक जबरदस्त अनुभव रहा है, जैसा मीनू जी कह रही हैं। और ये पूरा का पूरा पैनल, हमारे जितने भी पैनल के साथी हैं, सब इसके भागीदार रहे हैं, सहभागी रहे हैं। तो इसलिए भी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जरा आपसे भी समझूं कि साल भर की इस यात्रा में कहां पहुंचे हैं राहुल गांधी? देखिए, जो पदयात्रा की बात है राजीव जी, मैं दो घटनाओं को जिसका जिक्र इस चर्चा में आपने किया उसको डिकोड करता हूं। जो गडकरी साहब ने राजस्थान की मीटिंग में कहा, अब उसका अर्थ समझिए, डिकोड कीजिए गहन रूप से। उन्होंने कहा यह मंदिर किसने बनवाया? वसुंधरा राजे ने बनवाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि गधे पंजीरी खा रहे हैं और घोड़े जो है वो बेचारे, उनको खास नसीब नहीं है। अब कोरिलेट कीजिए चीजों को। सुमित्रा महाजन जी का, जो कि लोकसभा की जो पीठासीन अधिकारी रही, स्पीकर रही और 6-7 बार इंदौर से इलेक्शन जीती, उनकी भावभंगिमा देखिए आप। ये सब आफ्टर इफेक्ट है पदयात्रा का। अब देखिए, त्रिकोण को मिलाइए आप, गडकरी जी, वसुंधरा राजे, उमा भारती, और अब जो इंदौर की ये हमारी स्पीकर महोदया हुई। दूसरी चीज को डिकोड कीजिए, जो प्रशांत जी ने बात की जी सैम पिड्रोडा से, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की विश्व में बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है। देखिए, अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इसका मतलब यह है, जिस चीज की सप्लाई नहीं होती उसकी डिमांड नहीं होती, क्योंकि लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता। जब सप्लाई क्रिएट होती है तो डिमांड बढ़ती है। अब देखिए, राहुल गांधी ने पदयात्रा के माध्यम से क्या किया। राहुल गांधी जो यूके गए, जो अमेरिका गए, और अब जब जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, इसका मतलब यह है ही इज क्रिएटिंग डिमांड, हिज ओन डिमांड, बाय क्रिएटिंग सप्लाई ऑफ दिस नेव आइडियाज। जब राहुल गांधी पदयात्रा में चले और जो उन्होंने अपना एक प्रकार का, जो एक नए भारत का, एक नए हिंदुस्तान का, एक 21वीं शताब्दी के हिंदुस्तान का दर्शन दिया, पूरे विश्व को दिया और देश के ग्रामीण क्षेत्रों को दिया कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूं, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। क्योंकि उस प्रकार की भावना जो देखने से तरस गई थी 9 साल से देश की जनता और विदेश की जनता, वो सप्लाई हुई, उसकी वजह से डिमांड क्रिएट हुई। तो इसका मतलब यह है कि देखिए, दो काउंटर नैरेटिव्स हैं। एक तरफ आदमी बोलता है, पूंजीपतियों की मदद करता है, देश की जनता की जो चिंताएं हैं उसके बारे में उसका कोई कंसर्न नहीं है, और एक दूसरा नैरेटिव है जो लोगों की बात को सुनता है, उसका विश्लेषण करता है, उसका विवेचना करता है और उस पर तत्पर कार्यवाही करता है। जैसे कर्नाटका के अंदर जो गिग वर्कर्स हैं, उनके लिए उन्होंने इंश्योरेंस का काम कर दिया, महिलाओं के लिए बस में फ्री ट्रेवल कर दिया। इसका मतलब यह है कि न केवल वो सुनते हैं, बल्कि सुनकर जो गरीब और मध्यम वर्ग है उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, और ये मैसेज देते हैं कि मेरी अगर सरकार होगी वो पूंजीपतियों की सरकार नहीं होगी, वो गरीबों की और मध्यम वर्ग की सरकार होगी। क्योंकि देखिए, जब तक ये डिस्पैरिटी राजीव जी खत्म नहीं होगी, देश की कोई समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और आज की जो सरकार कर रही है, पूंजीपतियों को अमीर कर रही है, बाकी लोगों को गरीब कर रही है, इससे देश की समस्याएं इतनी बढ़ जाएंगी, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। जी, मुश्किल, असंभव। लेकिन क्या यहां कुछ संभव होता हुआ दिखाई देता है प्रशांत टंडन जी? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। बीजेपी के अंदर जो मामला चल रहा है, और वो बहुत सारी चीजें संभव और असंभव के बीच में अंदर खाने हो रही हैं, जो ज्वालामुखी फटेगा तब सबको दिखेगा। अभी बहुत कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन जो गडकरी जी ने जो च्यवनप्राश का स्टार्टअप खोला है, उसकी बड़े मायने हैं, और वो बहुत पुरानी लोग हो रहे हैं, जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे स्वामी जी।
तो प्रशांत जी, समझदार वाले को इशारा काफी है, ये आखिरी सेंटेंस है उनका। गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। इशारा ये है कि अभी आप देखिए कि सीएजी ने कुछ घोटाले उजागर किए, वो सारे घोटाले गडकरी जी के मंत्री के उजागर हुए। तो इसलिए ये इशारा समझदार को और च्यवनप्राश और ये सब चीजें हो रही है, लेकिन गडकरी जी अकेले नहीं है और वो इशारों में बहुत बढ़िया उन्होंने बात कह दी है। अभी आप देखिए, जब ये गुब्बारा छोड़ा गया वन नेशन वन इलेक्शन का, कल योगी आदित्यनाथ मिले हैं प्रधानमंत्री से। बने रहिए, चर्चा भी जारी है, परिचर्चा पूरी सुनिए। मीडिया में आया कि राम मंदिर का उद्घाटन का न्योता देने और उसकी जानकारी और उसके कंस्ट्रक्शन का अपडेट देने आए। 2 घंटा मीटिंग चली है। प्रधानमंत्री के विदेश जाने से पहले 2 घंटा मीटिंग चली है। 2 घंटा केवल मंदिर के बारे में चर्चा नहीं होती, 2 घंटा राजनीतिक चर्चा हुई है जी। और राजनीतिक चर्चा में बहुत अहम बातें जो आई हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन की आई हैं। हम सब जानते हैं कि 14 असेंबली इलेक्शंस साथ कराए जाएंगे अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो क्या उत्तर प्रदेश बचेगा उसमें? क्या मोदी जी चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी साथ हो ताकि वो हवा बनाई जा सके, वापस 62 सीटें या 64 सीटें जितनी थी वापस आ सके? ये तमाम चीजें वहां पे डिस्कस हुई होंगी। तो बीजेपी के अंदर एक फ्रिक्शन जो है, एक लॉबी बन रही है, जिसमें आप देखिए कि वसुंधरा राजे भी हैं। क्यों गडकरी जी वसुंधरा राजे का क्या मिसाल दे रहे हैं? वसुंधरा राजे को दोनों चुनाव की कमेटियों से बाहर कर दिया गया जी। चुनाव इनके चेहरे के सामने नहीं लड़ा जाएगा, ये मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं होंगी। तो ये एक, अब इसमें और भी लोग जुड़ सकते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के रमन सिंह भी हो सकते हैं कल, इसमें राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं, क्योंकि इन सब को, बहुत से लोगों को मालूम है कि 2024 में अगर मोदी जी आते हैं तो इनको कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी, पता नहीं कितनों को टिकट भी नहीं मिलेंगे। और मोदी जी ने क्या किया है कि केवल राजनाथ सिंह और गडकरी को छोड़ के बाकी पूरी कैबिनेट में से वाजपेयी जी के समय के जितने भी लोग थे सब बाहर हो चुके हैं। तो इसलिए एक बीजेपी के अंदर भी एक घुटन, एक लॉबिंग, एक ग्रुप, एक गठबंधन बन रहा है। और याद कीजिए कि आरएसएस था कि सिर्फ मोदी जी के ऊपर चुनाव नहीं हो सकता, तो बीजेपी पे भी हमको निगाह रखनी चाहिए कि जो बार बार बलून छोड़े जाते हैं ये केवल राहुल गांधी के या इंडिया गठबंधन की वजह से नहीं छोड़े जाते। परेशानी वहां पे भी है, वो भारती भी बोल रही है आजकल, तमाम लोग धीमे धीमे अपना बोलने लगे। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा और खासकर इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन के बाद, और अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन में गए तो ये जो गडकरी जी का च्यवनप्राश का स्टार्टअप है ये चल जाएगा। जी, गडकरी जी कह रहे हैं कि गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, और ये किसे कह रहे हैं? कह रहे हैं, अगला सेंटेंस है कि समझदार के लिए इशारा काफी है। ये इशारा किसके लिए है, जरा आप भी सोचिए। अगर आपको समझ में आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लिखिए दोस्तों कि गडकरी साहब ने ये गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश वाली जो बात कही है और ये कहा है कि इशारा काफी है समझदार लोगों के लिए, वो समझदार कौन है जिसके लिए कह रहे हैं गडकरी साहब? आना चाहता हूं जरा प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास। प्रमोद जी, जरा आपसे समझूं
कि गडकरी साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तमाम जितने भी हैं बीजेपी के लोग, बीजेपी में दो फाड़ बहुत जल्दी उसकी जो सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। हालांकि पार्टी टूटने नहीं जा रही है, लेकिन अंदर खाने एक असंतोष है जिसका जिक्र कर रहे हैं प्रशांत टंडन जी, और वो असंतोष जो है वो बहुत तेजी से फैलता हुआ, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव तक क्या कुछ होगा ये हम लोग देख लेंगे, लेकिन हाँ, अभी एक चेहरा सामने दिखाई देता है, नरेंद्र मोदी का है आज भी। हालांकि आरएसएस को अब भरोसा कम है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तेज गति से चलते हुए, बढ़ते हुए इंडिया गठबंधन को हम देख रहे हैं, उसमें राहुल गांधी को देख रहे हैं, क्या यहां आपको भी लगता है कि इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है आज की तारीख में, और उसमें जो सबसे बड़ा नेतृत्व सामने आता है वो राहुल गांधी का आता है? गठबंधन की 2 मीटिंग्स हमने देखी, वहां बेंगलुरु के मीटिंग में भी उस लंबे चौड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में जब चर्चा हो रही थी, बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तब भी वो वहां की खबर भी आप तक हमने पहुंचाई थी और हमने मुंबई की खबर भी पहुंचाई। दोनों मंचों पे अगर एक कोई इंसान, एक कोई नेता सबसे ज्यादा सेंटर पॉइंट में रहा है तो वो राहुल गांधी है। वहां राहुल गांधी सेंटर पॉइंट में है, यहां भी सेंटर पॉइंट में है, लेकिन परेशानी बढ़ती जा रही है। ये मान लिया जाए कि जब 1 साल पूरा होने जा रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा का, तो अब तक कुछ न कुछ जो क्या दे गए राहुल गांधी, तो एक सबसे बड़ी चीज है कि सत्ता पक्ष के लिए परेशानी का सबब इतना ज्यादा पैदा कर चुके हैं कि अब यहां से वापस मोड़ना बहुत दिक्कत वाली बात है। क्योंकि 3 मुद्दे लेकर चले थे, आप याद कीजिए, एक महंगाई, दूसरी बेरोजगारी और तीसरा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल लिया राहुल गांधी ने। महंगाई बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं, और आज सोनिया गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, सबसे पहले महंगाई और बेरोजगारी की बात की है उन्होंने, कि आप इन मुद्दों पे बात कीजिए। 9 पॉइंट जो उन्होंने दिया है कि ये जो 5 दिन का आप लेके आ रहे हैं विशेष सत्र, उस सत्र में आपको इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, और उससे पहले आपको बताना चाहिए कि ये सत्र आपने बुलाया क्यों है। प्रमोद जी। गडकरी जी का 15 अगस्त वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा राजीव जी, कि जब प्रधानमंत्री जी उनके सामने से गुजरे थे तो उन्होंने मुंह फेर दिया था और अपने हाथ जोड़ने के बजाय पीछे कर लिए। बहुत पुरानी बात नहीं है, 20 दिन हुए, आज उन्होंने मुंह खोल लिया। आपको एक घटना याद दिलाना चाहता हूं बहराइच की। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन चल रहे थे, बहराइच में प्रधानमंत्री साहब भाषण दे रहे थे कि गधों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। अखिलेश यादव को तंज किया था उन्होंने जी। मुझे लगता है कि वो इशारा जो समझाना चाह रहे हैं गडकरी साहब, वो गधों से प्रेरणा लेने वालों को ही समझाना चाह रहे हैं कि आप च्यवनप्राश ज्यादा खा रहे हैं, घास खाइए। दूसरी बात, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत भले ही केरला से हुई हो, लेकिन मैं मानता हूं कि वो शुरुआत पार्लियामेंट से हुई थी, जब उन्होंने नफरत के सबसे बड़े सौदागर को गले लगाया थी। शुरुआत कन्याकुमारी से शुरुआत हुई थी, आगे हाँ जी, वहां से शुरू हुई थी, लेकिन मैं मानता हूं कि वो शुरुआत पार्लियामेंट से हुई थी, जहां पर उन्होंने नफरत के सबसे बड़े सौदागर को गले लगाया था और एक दावा किया था कि मैं आपके दिलों में इतना प्यार, इतना प्रेम भर दूंगा कि आप इस नफरत को भूल जाएं। कन्याकुमारी से चालू हुई यात्रा हिमालय पर जाकर खत्म हुई, और वास्तव में इस देश ने देखा कि एक युवा जिसने पार्लियामेंट में दम भरा था कि मैं पूरे देश में प्रेम की दुकान खोल दूंगा, उसने इस कदर हलाकान कर दिया है नफरतियों को कि दिन और रात सिर्फ एक आदमी दिख रहा है, वो है राहुल गांधी, और दूसरा दिमाग में घूम रहा है इंडिया। कितना अजीब बात है कि आदमी जिसने लगभग 4000 किलोमीटर पैर से नापा, उसको पूरी सरकार किसी भी स्थिति में नाप नहीं पा रही है। एक घटना और याद दिलाता हूं, अभी की वरुण गांधी जी ने मंच पर एक साधु संत जी के लिए कहा था कि भैया उनसे बात कर ले, क्या पता कल को मुख्यमंत्री बन जाए।
मैंने पिछले एक एपिसोड में आपसे कहा था राजीव जी कि मैं 75 के बाद जो 77 में इलेक्शन हुए थे इमरजेंसी के बाद, और कांग्रेस का एक विघटन हुआ था, बहुत बड़े बड़े मंत्री अंत चुनाव घोषित होते ही पार्टी छोड़कर चले गए थे और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। इस अघोषित इमरजेंसी काल में लगभग उसी स्थिति में आज बीजेपी है। बोल कोई अभी नहीं रहा है, कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। जिन लोगों को आपने उखाड़ने की और मिटाने की कोशिश की है, वो सब अब लगता है कि अंदर खाने में एकजुट हो गए हैं और अब का इंतजार कर रहे हैं कि जब चुनाव घोषित हो। और उससे ज्यादा इंतजार कर रही है इस देश की जनता, जो यह मान के चल रही है कि कब चुनाव घोषित हो और हम मुक्ति पालें। उनको मालूम पड़ गया है कि देश में नफरत के बजाय प्रेम का क्या असर होता है। उनको मालूम है कि विकास कैसे किया जा सकता है। उनको मालूम पड़ गया है कि इंडिया और भारत अलग अलग नहीं किए जा सकते। उनको मालूम पड़ गया है कि शाइनिंग इंडिया वाले कैसे हारे थे, और इसी कारण आज शायद ये इंडिया वाला बैलून जो है वापस लिया गया है कि राजनाथ सिंह ने चेता दिया था कि भाई साहब इंडिया मत रखो, पहले भी एक बार हार चुके हैं अपन। इसलिए मुझे लगता है कि नफरत की जो दुकान थी उसका शटर बंद हो गया है। जो पप्पू था वो इनके ऊपर हावी है, इनके ऊपर इस कदर हावी है कि पहले दिमाग पर ही हावी होता था, अब वो देश के दिलों के जरिए इनके दिलों पर भी हावी हो गया है। जिस इमोशनल इंटेंशन से आप दुनिया के सामने और भारत के देश के जनता को आपने बेवकूफ बनाया था, वो सारा इमोशन अब नफरत की दुकान से हट करके प्रेम की दुकान पर आ गया है। और प्रेम की दुकान इतनी बड़ी हो गई है कि आपसे संभाले नहीं संभल रही है जनता। मैंने इस देश की जनता को इतना व्यग्र चुनाव के लिए कभी नहीं देखा है राजीव जी, जितना व्यग्र वो इस बार चुनाव के इंतजार में लगी हुई है कि कब चुनाव आ जाए और हम कब इस सरकार से मुक्ति पा लें। एक चीज का आग्रह और करना चाहता हूं इस देश को और इस देश के विपक्ष को कि आज जो उपचुनाव कल हुए हैं, मतदान का प्रतिशत देखिएगा कि जहां जहां इंडिया के गठबंधन के दलों की सरकारें हैं, वहां का मतदान प्रतिशत 75% से ऊपर है। और जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां सबसे ज्यादा मतदाता हैं और जहां एक होने वाले संभावित मंत्री का चुनाव हो रहा है, वहां पर मतदान का प्रतिशत सिर्फ 50 है। शिवपाल यादव जी ने एक बात कही थी चुनाव के पूर्व कि इस कंस्टिट्यूंसी में मुसलमानों को बाध्य किया जा रहा है कि वो वोट देने ना जाएं, उनको बलात् रोका जा रहा है। एक शिकायत भी दर्ज की गई चुनाव के मतदान के दौरान की जो रिटर्निंग अफसर हैं वो आधार कार्ड रख लेते हैं मुसलमानों का और वोट नहीं करने दे रहे हैं। तो ये मतदान का प्रतिशत क्या इस वजह से गिरा है? अगर इस वजह से गिरा है तो आपको जमीनी तैयारी बहुत करनी है इस नफरत की दुकान को बंद करने के लिए। सिर्फ आपको दिल और दिमाग में ठाने से कुछ नहीं होगा, आपको जमीनी तैयारी किस तरह करनी है इस बात का अंदाजा इस चुनाव से लगा लेना चाहिए। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आप अच्छी जानकारी दे रहे हैं। और एक जानकारी इसमें जोड़ना चाहता हूं कि कल ही सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्टिव आया है और फरमान आया है जिसमें कहा गया है चुनाव आयोग को खासकर कि आप किसी का भी नाम काटते हैं, वोटर लिस्ट से अगर नाम हटाते हैं तो इसकी सूचना आप उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं। और खासकर इसमें अल्पसंख्यकों और वंचित समाज, दलित समाज के लोगों के नाम काट दिए जाते हैं। इसको लेकर याचिका दायर की गई थी, एडीआर की तरफ से याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल ही एक डायरेक्टिव जारी करके ये बताया है, बोला है स्पेशली चुनाव आयोग को कि आप वोटर लिस्ट से नाम अगर किसी का हटाते हैं तो इसकी जानकारी आप उस व्यक्ति तक पहुंचाइए और इसका रिकॉर्ड रखना होगा और कभी भी मांगा जा सकता है। तो एक अच्छी पहल है, ये आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और हम लोग पहले, आप याद कीजिए कि हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं पहले, और स्पेशल चर्चा इसलिए किए थे क्योंकि आप सब्यसाची दास का नाम आपने सुना होगा, जो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, है नहीं अब थे कह सकते हैं, क्योंकि उनसे इस्तीफा ले लिया गया। और उनका जो पेपर था, रिसर्च पेपर, वो इसी पर था कि 2019 के चुनाव में कितनी गड़बड़ियां की गई और कौन कौन सी गड़बड़ियां की गई। उसमें एक ये भी था
कि अल्पसंख्यकों, दलितों, वंचितों, आदिवासियों, इन सब के नाम बिना उनको बताए हुए बड़े स्तर पर काट दिए गए। और ऐसी लिस्ट जो थी बहुत लंबी थी, फहरिस्त अगर देखें तो इसीलिए अब एक डायरेक्टिव है। तो हम लोग पहले से अपील कर रहे हैं आप लोगों को, आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है इसकी जांच कर लीजिए। और सही कह रहे हैं प्रमोद अग्रवाल जी कि लोग आज की तारीख में इंतजार कर रहे हैं चुनाव का, बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि किसी भी तरह चुनाव जल्दी आए। लेकिन चुनाव आने के बाद क्या होगा संजय कुमार सिंह साहब, आपसे क्लोजिंग कमेंट। मोहब्बत की दुकान चल निकलेगी? नहीं, वो तो चल निकली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसका पता इससे चल रहा है कि तमिलनाडु में, तमिल में या तेलुगु में अगर कुछ कहा जा रहा है एक बंद कमरे में या हॉल में और एक विषय पे चर्चा हो रही है, उसमें कोई एक व्यक्ति जो हिंदी पट्टी का नहीं है, एक मंत्री का बेटा है, वंशवाद के विरोधियों के लिए वही मुद्दा देता है, तो मुद्दों की भी कमी हो गई है। और वो तमिलनाडु से उठाना पड़ रहा है हिंदी पट्टी के लिए। मतलब मुझे उसमें उसकी जो रिपोर्टिंग हो रही है वो और जो घटना है वो दोनों बिल्कुल शुद्ध रूप से भड़काने और आग लगाने का काम है। और अखबारों में कहा गया है कि ये अमित शाह कह रहे हैं, ये शीर्षक में है कि अमित शाह कह रहे हैं। दिन घटना हुई थी उसके बाद से ही वो वीडियो, मुझे ऐसे लोग, उसका वीडियो भी है, वो इंडियन एक्सप्रेस और ANI का एक वीडियो है 4 मिनट का, और वो वीडियो मेरे पास सबसे ज्यादा आया। अमूमन मैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं देखता हूं और वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं देखता, लेकिन वो वीडियो ऐसे लोगों ने भेजा था जो मुझे वीडियो भेजते हैं तो मैं देखता हूं, उन लोगों ने उस वीडियो को भेजा था। तो आप समझिए कि कितनी बढ़िया से तैयारी थी। और उसके बाद अगले दिन खबर भी उसी अंदाज में कि वो जो पहले उसने बोला है वो तमिल या तेलुगु में है तो मैं समझ ही नहीं सक रहा था, तो उसमें सबटाइटलिंग है। क्या जरूरत थी उसकी? अगर एक हॉल में देश के सुदूर दक्षिण में कोई कुछ बोल रहा है, किसी विषय पे किसी चर्चा में भाग ले रहा है और कुछ बोल रहा है और वो अपने विचार है उसके, और उसमें जो कहा है वो भी कुछ आपत्तिजनक नहीं। उसने कहा है कि ये एक विचार है जिसमें लोगों को बांटा जाता है जाति, दलित और आदि आदि में, और ये एक बुराई है और बुराई डेंगू और उसकी तरह है। इसको अगर किसी बुराई को खत्म करना चाहिए